हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं एसी जनरेटर को। सबसे पहले हम सीखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एसी करंट हो तो हम कहेंगे ये क्या है, एसी जनरेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसी जनरेटर को। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। एसी जनरेटर में हमारे पास ये दो मैग्नेट्स होते हैं, एक नॉर्थ और साउथ पोल। उनके दरमियान एक कॉइल पड़ी होती है। ये कॉइल इस एक्सिस के साथ इस तरह से अटैच होती है कि फ्रीली रोटेट कर सकती है। इसके दोनों एंड्स के ऊपर हमने स्लिप रिंग्स लगाई हुई हैं, स्लिप रिंग्स। और स्लिप रिंग के साथ यहाँ पर ये दो कार्बन ब्रशेस अटैच हैं। ये एक्सटर्नल सर्किट में आप कोई लोड भी लगा सकते हैं। हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है ताकि पता चले कि सर्किट से करंट फ्लो किया है या नहीं किया। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है इसकी एसी जनरेटर की। किस तरह से ये काम करता है उसको समझने से पहले सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। पहले आप ये पढ़ चुके हैं लेकिन इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका सही से कंसेप्ट बने। आपको पता है कि एक कॉइल के साथ हमने एक अगर गैल्वेनोमीटर अटैच किया हो तो एक नॉर्थ पोल मैग्नेट का जो एक बार मैग्नेट है उसको इसके करीब लाएं, इस तरह से कि नॉर्थ पोल पहले दूर है, आहिस्ता ऐसा ऐसे करीब लेते जाएं। जब ये दूर है तो इस मैग्नेट की कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस लूप में से या इस कॉइल में से पास नहीं कर रही। तो जब इसमें से कोई लूप में से कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं करेगी तो हम कहेंगे यहां पर फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स नहीं है। क्योंकि फ्लक्स कहते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सम यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह जब हम इसको इनवर्ड मूव करते हैं तो ऐसा ऐसा नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास करना शुरू कर जाती हैं। जैसे जैसे आप आगे की तरफ नॉर्थ पोल को करते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ती जाएंगी। जब आप इस पोजीशन के ऊपर आएंगे तो मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास करेंगी। तो यहां पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा एक तरफ को, जो इस चीज को इंडिकेट करेगी कि यहां सर्किट के अंदर करंट फ्लो किया है, जबकि हमने इस सर्किट के अंदर कोई बैटरी या सेल अटैच नहीं किया था। ओके, जब आप इसको यहां पर स्टॉप कर देते हैं तो इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास तो कर रहा है लेकिन फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा। इसलिए दोबारा से गैल्वेनोमीटर की जो पिन है वो जीरो पे चली जाएगी, यानी अब इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब आपने बात याद रखनी है कि मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब ये नहीं है कि आप करंट इंड्यूस करेंगे। ओके, इसको जब आप आउटवर्ड मूव करते हैं, जब ये इनवर्ड थी मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास कर रही थी। जैसे जैसे आप आउटवर्ड मूव करते जा रहे हैं ऐसा ऐसा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इस एरिया से पास हो रही थी कम होती जाएंगी। जब आप इस पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे अब जीरो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लेट्स सपोज जीरो हो जाती हैं, कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस एरिया से पास नहीं कर रही। इस सूरत हाल में दोबारा फ्लक्स में चेंज आ चुका है। पहली बार जीरो से मैक्सिमम फ्लक्स हुआ था, फ्लक्स में चेंज आया था तो करंट इंड्यूस हुआ था इस तरफ को, लेट्स सपोज अगर उसकी डिफ्लेक्शन होती है तो। अगली बार क्या हुआ, अब जब आपने आउटवर्ड मूव किया है इसको बाहर की जानिब तो अब फ्लक्स मैक्सिमम से जीरो पे चला गया। तो मैक्सिमम से जीरो पे जाएगा तो फिर फ्लक्स में चेंज आया है, इसका मतलब फिर से करंट इंड्यूस होगा लेकिन इस बार इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। अब गैल्वेनोमीटर की जो पिन है वो इस तरफ को डिफ्लेक्शन शो करेगी। ये था हमारे पास फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसके अंदर हमने क्या सीखा कि जब आप फ्लक्स में चेंज लाते हैं तो फ्लक्स में चेंज लाने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। ओके, अब यही फिनोमेना यहां पर भी यूज होगा। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। यहां पर देखिए जो हमारे पास ये कॉइल है सेंटर में पड़ी हुई है, जब इस कॉइल को हम रोटेट कराते हैं, चाहे हम पैडल से रोटेट कराएं, चाहे हम इसको किसी और वे से रोटेट कराएं, या हमने इसके साथ कोई टरबाइन अटैच की हुई है जिसके ऊपर आके वाटर फॉल करेगा, टरबाइन घूमेगी, साथ में ये कॉइल भी रोटेट करेगी इन द मैग्नेटिक फील्ड जिसमें चेंज इन फ्लक्स आएगा। ओके,
अब देखिए ये इस तरह से वर्टिकली मैग्नेट पड़े हुए, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इस तरह से वर्टिकल, उसके अंदर यू पड़ी हुई है हॉरिजॉन्टली, ये कॉइल पड़ी हुई है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अब इसमें से कोई भी फ्लक्स पास नहीं कर रहा। जब हम इस कॉइल को रोटेट करेंगे ऐसे, तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करना शुरू हो जाएंगी, बढ़ती जा रही है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जब ये इस तरह वर्टिकल पोजीशन के अंदर आ जाएगा, अब इसमें से मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, तो फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहां जीरो था, यहां मैक्सिमम हो गया, तो जीरो से मैक्सिमम फ्लक्स हो रहा है, फ्लक्स में चेंज आ रहा है। जब फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो फ्लक्स में चेंज करंट को इंड्यूस करता है। इसी तरह इस सिचुएशन से वर्टिकल से जब ऐसे मूव करता रहेगा, अब यहां मैक्सिमम फ्लक्स था, आहिस्ता आहिस्ता फ्लक्स फिर चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, यहां फिर फ्लक्स जीरो हो गया। तो जब कॉइल रोटेट करती है तो लगातार फ्लक्स में चेंज आता रहता है, और फ्लक्स में चेंज ही हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है करंट को इंड्यूस करने के लिए। ओके, जो करंट इसके अंदर इंड्यूस होता है यहां से मूव करता हुआ स्लिप रिंग से होता हुआ कार्बन ब्रश से मूव करता है सर्किट में। ओके, तो इस तरह हमारे पास ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये एक बार इस तरफ को डिफ्लेक्शन शो करता है, एक बार इस तरफ को डिफ्लेक्शन शो करता है, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर टू डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। एक बार इस डायरेक्शन में फ्लो किया था, फिर दूसरी बार इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो किया। इस तरह कंटिन्यूसली ये करंट चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन। तो एसी करंट, इसका मतलब यहां से जनरेट हो रहा है, क्योंकि एसी करंट की ही ये प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। अब स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस कार्बन ब्रश का क्या फंक्शन है और स्लिप रिंग्स अटैच की गई हैं और कार्बन ब्रश का सेटअप बनाया गया ताकि हम परमानेंटली यहां से करंट जो कॉइल के अंदर इंड्यूस हुआ उसको हम यहां से ले सकें। अगर हम डायरेक्टली वायर को अटैच कर देते, जब कॉइल घूमेगी तो वायर जो है वो टूट जाएगी। तो हमने इस तरह से ये स्लिप रिंग्स लगाई हैं इन दोनों के साथ, और साथ में कार्बन ब्रश अटैच किया। कार्बन ब्रश बेसिकली ग्रेफाइट का बना होता है जिसके अंदर एक स्प्रिंग अटैच होता है। ये बेसिकली इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये एक बॉक्स, इसमें से ये कार्बन ब्रश निकल रहा होता है बाहर की तरफ, ये कार्बन होता है ग्रेफाइट, इसके अंदर यहाँ एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग इस ग्रेफाइट से अटैच होता है ऐसे, तो इसको पुश करके रखता है। यहां से हमने सर्किट से वायर से कनेक्ट किया होता है। अब ये जो हिस्सा है ये इस रिंग के साथ अटैच है। क्या करता है ये, ऐसे लेट्स सपोज रिंग है, ये इस तरह उसके साथ अटैच होता है, ऐसे उसको पुश करके रखता है। जब ये ऐसे घूमती है तो सर्किट को डिस्कनेक्ट नहीं होने देता, ये मूव भी करती रहती है, सर्किट भी डिस्कनेक्ट नहीं होता। तो इस तरह से कार्बन ब्रश और इस स्लिप रिंग का हम यूज करते हैं, स्लिप रिंग्स का, जिसकी हेल्प से हम कंटिन्यूसली करंट इससे लेते रहते हैं। ओके, अब हम जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सर हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि करंट की डायरेक्शन इसके अंदर कैसे चेंज होती है, जो कि बुक के अंदर भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया, सिर्फ ये बताया गया है कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हम उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं स्टूडेंट्स की। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास दो वर्टिकल पोजीशन आती है जिसके अंदर कॉइल पड़ी होती है। एक तो ये है कि जब अब मेरा थंब है अपवर्ड है, ये वर्टिकल पोजीशन है लेकिन थंब ऊपर की तरफ है। एक ये वर्टिकल पोजीशन है लेकिन थंब नीचे की तरफ है। ऐसे ही कॉइल को जब वो रोटेट करती है तो दो जो पोजीशन जो है हमने ली है, एक ये वर्टिकल, दूसरी ये वर्टिकल। इसको हमने नाम दे दिया, एक साइड को ए बी का, इस साइड को सी डी का, ए बी एंड सी डी। एक ये सिचुएशन है जब ए बी साइड ऊपर है, सी डी साइड नीचे है। दूसरी ये सिचुएशन है जब सी डी साइड ऊपर है और ए बी साइड इस तरह से नीचे है। तो मेरे बच्चों, जब ये इस पोजीशन के ऊपर है, हम क्योंकि उसको खुद से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिससे टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो टार्क बेसिकली दो फोर्स का कॉम्बिनेशन होता है। जब वो वर्टिकल पोजीशन में आता है तो लाइन ऑफ एक्शन इनका सेम होता है, ये फोर्स अपवर्ड लगती है, इधर फोर्स डाउनवर्ड लगती है। जब ये वर्टिकल पोजीशन में होता है, ये भी वर्टिकल पोजीशन ऐसा ही होगा, इधर फोर्स अपवर्ड लगेगी, इधर फोर्स डाउनवर्ड लगेगी। अब आप जब करंट की डायरेक्शन को मालूम करना चाहते हैं, हम एक साइड ले लेते हैं, ये ए बी। ए बी के अंदर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने सीखा था इस तरह से कि आप तीनों दो फिंगर्स को और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करो कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हों। तो देखिए ये जो है वो करंट को इंडिकेट करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को और ये फोर्स को। अब आप देखिएगा फोर्स किधर है, अपवर्ड है, थंब की डायरेक्शन अपवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ से साउथ की जानिब ऐसे कर दी।
तो देखिए इसके अंदर अब करंट की डायरेक्शन किधर जा रही है, इधर को, ये ऐसे। तो इस कॉइल के अंदर इस तरह से करंट इंड्यूस होगा ए से बी की जानिब। नीचे अगर आप देखें तो नीचे जो सी डी पोर्शन है इस पे फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। इसी को आप रिवर्सली यूज करें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर डायरेक्शन डी से सी की तरफ करंट मूव कर रहा है बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वैसे भी अगर आप देखें तो इधर फोर्स अपवर्ड यूज हो रही है, इधर फोर्स डाउनवर्ड है, ठीक है। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन इधर, इस तरफ, इधर है। तो इस तरह करंट यहां से चलता हुआ इससे यूं फ्लो होकर जाता है। अब करंट डी से चलता सी की तरफ, फिर ए की तरफ, फिर बी से होता हुआ आउट, यानी बी से आउटवर्ड मूव करेगा सर्किट में। ओके, अब जब ये 180 तक रोटेट कर लेती है, 180 डिग्री, हम उसको क्योंकि कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं, 180 डिग्री रोटेशन के बाद दोबारा से फिर ये वर्टिकल पोजीशन में आ जाती है। फिर इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अपवर्ड फोर्स, इस पॉइंट के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रही होती है। ए बी साइड नीचे है, इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रही, सी डी साइड ऊपर है, इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है। ओके, तो देखें यहां पर ए बी पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, पहले अपवर्ड लग रही थी। तो आपको पता है कि जब करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तब उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है। और इसका इन्वर्सली देखें, जब फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी। पहले फोर्स ए बी के ऊपर अपवर्ड लग रही थी, अब फोर्स ए बी के ऊपर डाउनवर्ड लग रही है। पहले सी डी के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रही थी, अब सी डी के ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करेंगे, देखिए, और इसके ऊपर आपको पता चल जाएगा कि अब ए बी के ऊपर जो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो बी से ए की तरफ फ्लो कर रहा है, पहले किधर फ्लो कर रहा था, ए से बी की तरफ। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करें। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स, अभी फोर्स किधर है, नीचे को, ऐसे फोर्स नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, तो अब करंट जो है वो इस तरफ को जा रहा है, पीछे को। तो इस लोकेशन के मुताबिक इसमें करंट अब इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, ऐसे। अब बी से ए की तरफ, सी डी को देखें, अपवर्ड लग रहा है। यहां पर देखें जी, इधर मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ फोर्स, तो करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। तो इस कॉइल का मतलब इस कॉइल में इस तरफ को करंट आ रहा है। अब करंट यहां से चलता हुआ इस तरफ आ रहा है। अभी देखिए जरा, बी से चला, ए सी डी से आउट करेगा, पहले बी से आउट हो रहा था, अब डी से आउट हो रहा है करंट। तो करंट की डायरेक्शन इसके अंदर चेंज हो गई। कब चेंज हो गई, जब वो एक वर्टिकल पोजीशन से दूसरी वर्टिकल पोजीशन के अंदर आती है। कैसे करंट चेंज होती है आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली मैंने बता दिया। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि कैसे करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, कब चेंज हुई, किस तरह से चेंज हुई। ओके, तो अब हम जो इसकी जो साइन वेव है उसको डिस्कस करते हैं। कब करंट मैक्सिमम होता है, ईएमएफ मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है और क्यों होता है, उसकी लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने स्टार्ट किया, लेट्स सपोज हमने स्टार्ट किया है इसकी वर्टिकल पोजीशन से, जब ये वर्टिकल पोजीशन के ऊपर है, तो वर्टिकल पोजीशन के अंदर अब इसमें फ्लक्स मैक्सिमम पास कर रहा है, मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें से पास कर रही है, लेकिन इसमें करंट इंड्यूस नहीं हो रहा, जीरो। वाई? रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम जानते हैं कि करंट जो है वो फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता, चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है, फ्लक्स में चेंज कितना आ रहा है। तो यहां पर क्योंकि अभी हमने घुमाना स्टार्ट ही नहीं किया, एक ही लोकेशन के ऊपर खड़ी है कॉइल, तो फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा है, यहां पर करंट इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, जीरो। आहिस्ता आहिस्ता आप उसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। जब वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ऊपर आती है तो फिर इसके अंदर मैक्सिमम फ्लक्स में चेंज आता है, मैक्सिमम फ्लक्स में चेंज आता है। तो दोबारा से अब इसके अंदर क्योंकि फ्लक्स में चेंज मैक्सिमम आ रहा है, तो इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस होगी, मैक्सिमम ईएमएफ होगा। यहां पर इस पॉइंट के ऊपर आपको पीक पॉइंट मिलता है, टॉप पर ये मैक्सिमम करंट इंड्यूस हुआ है इसके अंदर। फिर से जब ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में जाता है तो फिर जो चेंज इन फ्लक्स है वो कम होता जाता है, क्योंकि देखिए यहां फ्लक्स जीरो था, यहां फ्लक्स मैक्सिमम है। फ्लक्स जो है यहां पर कोई फ्लक्स पास नहीं कर रही थी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यहां पर इसमें से मैक्सिमम पास कर रही है। तो फ्लक्स मैक्सिमम होना मकसद नहीं है, इसके अंदर चेंज जीरो है। अब चेंज कैसे जीरो है मैं आपको इस डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप सिर्फ ये याद रखें कि यहां पर इस वर्टिकल पोजीशन के ऊपर इसमें जो चेंज इन फ्लक्स है वो जीरो है, तो यहां पर दोबारा से करंट इसके अंदर इंड्यूस नहीं होगा, जीरो पर आ जाएगा। ओके, फिर से आप इसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे आगे की तरफ, तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगी। तो क्योंकि एक वर्टिकल पोजीशन से ये दूसरी वर्टिकल पोजीशन में आ चुकी है, पहले इसकी ए बी साइड ऊपर थी, अब इसकी सी डी साइड ऊपर है, तो इसके ऊपर जो करंट की डायरेक्शन है इसके अंदर वो
चेंज हो जाएगी क्योंकि फोर्स चेंज हो चुकी है। ओके, पहले CD के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स थी, AB के ऊपर अपवर्ड वर्टिकल पोजीशन के अंदर, मैंने अभी बताया आपको। यहां पर अब AB के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स है, CD के ऊपर अपवर्ड फोर्स है, तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई है, इसलिए करंट की डायरेक्शन भी चेंज हुई होगी। यहां पर करंट चेंज हो गया, अब करंट है 0। जब ये दोबारा से फ्लक्स इसमें इंक्रीज होगा, इस सिचुएशन में आएगी हॉरिजॉन्टल में, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, लेकिन करंट मैक्सिमम है, इसलिए रिवर्स डायरेक्शन के अंदर करंट की मैक्सिमम आपको वैल्यू मिलेगी। उसके बाद फिर ये जब वर्टिकल पोजीशन में आएगा तो फिर से 0। अब स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रही होती कि सर यहाँ देखें, यहाँ 0 थी, यहाँ 11 मैक्सिमम फ्लक्स हो गया, यहाँ पे भी तो मैक्सिमम चेंज आया है, तो किस तरह से आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम चेंज जो है वो करंट को इंड्यूस करता है, यहाँ पर फिर क्यों नहीं इंड्यूस हुआ? तो ये देखें, यहाँ पर आपके पास ये कॉइल इस वर्टिकल पोजीशन में है, वर्टिकल पोजीशन के अंदर इसके अंदर से मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं। लेट्स सपोज 11 या 12 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास कर रही हैं। आपने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट नहीं किया मूव करना, तो इस वक्त फ्लक्स मैक्सिमम है, करंट इंड्यूस नहीं हुआ। फ्लक्स मैक्सिमम है लेकिन करंट इंड्यूस नहीं हुआ। जैसे ही आप इसको ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, यहां पर मैक्सिमम पास कर रही थी, यहां पर आया कुछ कम हो गई, यहां पर आया और कम हो गई, और कम होती जा रही है, और कम होती जा रही है, यहां फुल 0 पे चली गई। तो 11 से जब ये लेट्स सपोज 8 पर आया होगा तो कितने का चेंज आया? 3 का। 11 से जब 5 पर गया तो 6 का चेंज आया। 11 से जब 3 पर गया तो फिर कितना चेंज आया हमारे पास 8 का चेंज आया। 11 से जब 0 पे गया तो अब 11 का चेंज आया। तो इसलिए जब ये वर्टिकल पोजीशन से इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ऊपर आती है तो मैक्सिमम चेंज आ रहा है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम चेंज आ रहा है, इसलिए यहां पर मैक्सिमम करंट इंड्यूस होगा, फ्लक्स में चेंज मैक्सिमम है। अब 11 से हम चले थे, यहां पर फ्लक्स जो है एक लम्हे के लिए 0 पे हो गया था, फ्लक्स में चेंज मैक्सिमम था। जब इस पोजीशन के ऊपर आए फिर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बढ़ना शुरू हो गई, जो इसमें से पास की, 2 पास की, 4, 6, 8, 10, 11, फिर इस पोजीशन के ऊपर आया, दोबारा से 11 होगी। स्टार्ट कितने से किया था? 11 से। अब कितनी होगी? 11। तो 11 से चले थे, फिर 11 होगी। कितना चेंज आया इस लोकेशन के ऊपर? कितना चेंज है? 0 चेंज है। तो फ्लक्स में चेंज 0 है वर्टिकल पोजीशन में यहां पर, इसलिए दोबारा से यहां पर कोई करंट इंड्यूस नहीं करेगा, 0 पे चला जाएगा। ये यहां पर पॉइंट पे 0। फिर यहां से 11 थे बढ़ता ये 0 पर आ गया। अब 11 से चले थे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, फिर 0 हो गया। 11 से 0 पे चले गए, 11 का चेंज आ गया इसके अंदर, तो यहां पर फिर फ्लक्स मैक्सिमम होगा और यहां पर आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। ओके, इसी तरह जब ये इस पोजीशन से दोबारा वर्टिकल पोजीशन में आएगा, फिर 11 नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगे इसमें से, फिर फ्लक्स जो है वो उसमें चेंज 0 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर 11 थी, यहां पर 0 हो गई। ठीक है, 11 से हम चले थे, यहां पहुंचे 0 हुई, 11 का चेंज आया। यहां पहुंचे 11 होगी, तो 11 से चले 11 में पहुंचे, कोई चेंज नहीं। 11 से चले 0 में पहुंचे, फिर 11 का चेंज आया, मैक्सिमम चेंज है, इसलिए यहाँ करंट मैक्सिमम। 11 से चले 11 पे ही पहुंचे, इसलिए फिर जो है यहाँ पर चेंज 0 है। तो याद रखें, जो करंट इंड्यूस होता है वो चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो 11 से 0 पर गया तो मैक्सिमम चेंज, 11 से 11 पर गया तो कोई चेंज नहीं है, इसलिए करंट 0 है। तो 11 से फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चला गया तो फिर मैक्सिमम चेंज आ गया, फिर इसके अंदर करंट मैक्सिमम होगा। 11 से फिर 11 पे गया तो कोई चेंज नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो फिर से इसके अंदर इंड्यूस करंट 0 होगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, बेहतरीन तरीका ये इसको याद रखने का। ओके, अब जो हम बात करते हैं, ये जो करंट इसमें इंड्यूस हुआ वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1, लेंथ ऑफ द वायर। वायर का कितना पोर्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पाया जा रहा है। अगर तो थोड़ा पोर्शन पाया जा रहा है तो थोड़ा करंट इंड्यूस करेगा, अगर ज्यादा पोर्शन पाया जा रहा है तो ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। इसी तरह जो एरिया ऑफ द लूप है, अगर लूप का एरिया ज्यादा होगा ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, अगर लूप का एरिया कम होगा तो कम करंट इंड्यूस होगा। नेक्स्ट में हमारे पास है नंबर ऑफ लूप्स। अगर नंबर ऑफ लूप्स कम होंगी, ठीक है, तो फिर उसके अंदर कम करंट इंड्यूस होगा। अगर नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाएंगी तो फिर भी करंट इंड्यूस जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट एसी जनरेटर का। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।